सो एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर देखा हमने, राइट। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर देखा और उसके बेसिस पे कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस या कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें नेचुरली या हमारे आसपास डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि हाउ एक्वेटिक लाइफ यानी पानी के पेड़ पौधे फिश, हाउ दे कैन सर्वाइव इन द फ्रोजन वाटर बॉडीज। तो रीजन यही है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एज द वाटर स्टार्ट्स कूलिंग, once it attains 4 degrees centigrade, right, it becomes heavier and settle down at the bottom. The top water continuously cool up and finally the ice is formed on the top. The ice formed on the top serves as an insulation layer, ultimately not allowing the heat from the bottom to escape out. Additionally, the geothermal heat, right, from the surrounding earth helps to maintain the lower water at 4 degrees centigrade, ultimately supporting the aquatic life. So due to abnormal behavior of water, the ice on the top at 0 degrees centigrade has a lower density, keeps on floating, as well as work as a insulation against the loss of heat from the lower region, whereas the lower water at 4 degrees centigrade having highest density remains at the lower region. This water at 4 degrees centigrade supports the aquatic life, and additionally the geothermal heat helps to maintain the temperature at 4 degrees centigrade. So ये था explanation. Then next, why do water pipelines burst in the cold countries when it's very cold, right? तो पानी जमता है, जमने पे फैलता है, 4 से 0 तक ठंडा होगा तो वो एक्सपांड करेगा। एक्सपांड की वजह से पाइप के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ेगा, राइट। एक फैलने वाला फोर्स लगेगा पाइप पे, अल्टीमेटली पाइप फट जाएगी। सो एज वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग, ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल बिहेवियर इट एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग and this expansion imparts strain on the pipeline, hence cracking it, bursting it. कैसे avoid करेंगे? How this can be avoided? So इसको avoid करने के लिए tap must be kept slow running. राइट, टैप मस्ट बी केप्ट स्लो रनिंग। धीरे धीरे पानी बहता रहेगा, राइट, तो वो पानी फ्रीज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी पानी में और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पानी फ्रीज नहीं होगा। तो वो भी लिख सकते हैं, टैप मस्ट बी केप्ट स्लो रनिंग, हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर will prevent complete freezing of water in the pipeline. तो पाइप फटेगी नहीं, चाहे मेटल की पाइप यूज करो, प्लास्टिक की पाइप यूज करो, वो फटने ही वाली है। बट अगर ये तरीका आजमाया तो पाइप फटेगी नहीं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स गेट डैमेज्ड इन द सीवियर कोल्ड, राइट। रेफ्रिजरेटर के अंदर रखो अच्छा खासा फ्रेश टमाटर, पोटैटो, ऑनियन, फ्रीज कर दो उसको, कंप्लीटली सॉलिडिफाई कर दो, आधे 1 घंटे तक रहने दो उसको। फिर उसके बाद में उसको फ्रीजर से बाहर निकालो, रूम टेम्परेचर पे आने का इंतजार करो। अब तुम नोट करोगे कि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो टमाटर था या आलू था या प्याज थी, वो अपनी स्टिफनेस, वो अपनी फ्रेशनेस खो बैठा है। मत कहने का मतलब है कि वो मर चुका है। सो व्हाट इज दैट? सो इट मीन्स दैट कि बहुत ही कोल्ड होने की वजह से जो भी पानी होता है लिविंग टिश्यूज में, सेल्स में, राइट, वो फ्रीज होने लगता है। अब ये जो फ्रीजिंग वाटर है एक्सपांड करता है एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से, अल्टीमेटली जो सेल्स है, लिविंग टिश्यूज है, वो फट जाते हैं और अल्टीमेटली वो फ्रूट, वेजिटेबल मर जाता है, राइट। हम यूज कर ही सकते हैं उसको, बट वो लंबे टाइम तक एज इट इज नहीं रह पाएगा। जैसे हम टमाटर मार्केट से लेके आए तो 3-4 दिन तक वो सही रहते हैं, बट ऐसा फ्रोजन टमाटर निकाल के टोकरी में रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, यूज करने के लायक भी नहीं रहेगा।
व्हाट इज ए फ्रोस्ट बाइट, जैसे प्लांट्स एनिमल्स के सेल्स का पानी फ्रीज होके फैल के फटता है, वैसे ही इंसानों के या जानवरों के शरीर का पानी भी फ्रीज होने पे फैलता है, उस वजह से चमड़ियाँ फट जाती है, इस तरह से काली पड़ जाती है, राइट। इसको हम कहते हैं फ्रोस्ट बाइट। जो भी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स है, यानी कि स्नो कवर्ड एरियाज में या एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में अगर तुमने उन हिस्सों को ठीक से कवर नहीं किया है तो अंदर का पानी फ्रीज हो जाएगा, अल्टीमेटली जो चमड़ी है या टिश्यूज है वो फट जाएंगे, ऐसे काले पड़ जाएंगे और बहुत ही भयानक पेन फील होता है। So due to extreme cold, the water in the cells and tissues of the fingers of hands and toes starts freezing, and due to abnormal behavior of water, it expands, resulting in the bursting of cells and tissues of fingers, nose, legs, ears, and this is called as a frostbite, which gives you intense pain and unbearable pain. तो किसी भी ठंडी जगह पर हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है उनको बहुत अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, सो दैट ऐसा हमारे साथ ना हो। फिर इसके बाद में आता है व्हाट इज ए ग्रीन हाउस। इस तरह के प्लास्टिक के या कांच के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस, राइट। तो ग्रीन हाउस का डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास विच मेंटेन्स वार्मर कंडीशंस इन द इंटीरियर ऑफ इट, वी कॉल इट एज ए ग्रीन हाउस। कैसे काम करते हैं ये ग्रीन हाउस, हाउ डज द ग्रीन हाउस वर्क। तो जो भी सन की रेडिएशंस होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। ये स्मॉलर वेवलेंथ ये प्लास्टिक कांच में से आराम से अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद में जो अंदर के पेड़ पौधे हैं वो सारी इसको स्मॉलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। हम खुद भी जो सन रेस आती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर वापस भी रिलीज करते हैं, हर ऑब्जेक्ट रिलीज करता है। बट ये जो रिलीज्ड रेडिएशंस है वो काफी लंबी वेवलेंथ की होती है। अब ये लंबी वेवलेंथ यहाँ से एस्केप नहीं कर पाती, अल्टीमेटली अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती है, मेकिंग इंटीरियर ऑफ द ग्रीन हाउस वार्म, राइट। सो दिस ट्रैपिंग अप ऑफ हीट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउस के अंदर पेड़ पौधे उगाते हैं, मुर्गियां रखते हैं, जानवर रखते हैं, इंसान भी रह सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज ए ग्रीन हाउस। इन द कोल्ड प्लेसेस देयर आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ग्लास प्लास्टिक, दिस स्ट्रक्चर्स कीप इंटीरियर ऑफ इट वार्म। कैसे वार्म रखते हैं वो ये रीजन है कि the sunlight which is made up of smaller wavelength can enter these glass structures and then it is absorbed by the plants inside the structure and released back in the form of longer wavelength. This longer wavelength is unable to escape the glass structure and hence keeping interior of it warm. Keeping का spelling wrong है इधर, which helps in saving the plants from the extreme cold. Such structures are called as greenhouse. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही है ट्रैपिंग अप ऑफ हीट। शॉर्ट में कहे तो ट्रैपिंग ऑफ हीट विथिन ग्लास स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो चाहे प्लास्टिक के या कांच के ऐसे घर में हो या अर्थ पे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे भी होता है। जो सन की रेडिएशन से, राइट, स्मॉलर वेवलेंथ वाली, ये आराम से एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ पे तो आ जाती है, बट अर्थ पे बने हुए स्ट्रक्चर्स यानी कि पेड़ पौधे, जानवर, हम, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, कार्स, ये सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिलीज करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ के फॉर्म में। अब जो जानवर है, हम है, पेड़ पौधे हैं, वो तो ज़्यादा लंबी वेवलेंथ रिलीज नहीं करते, कंपैरेटिवली छोटी ही रिलीज करते हैं जो एटमॉस्फेयर से थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है। बट ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स है, राइट, फैक्ट्रीज के धुएं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये लोग एब्जॉर्ब करके जो वेवलेंथ रिलीज करते हैं वो इतनी बड़ी होती है कि वो तो एटमॉस्फेयर को चीर के बाहर जा ही नहीं पाती है,
अल्टीमेटली ट्रैप हो जाती है विद इन द अर्थ सरफेस, राइट, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो the radiations of the sunlight are smaller in wavelength. This smaller wavelength can easily penetrate the atmosphere as well as the structure present on the earth. They are also absorbed by the gas particles in the atmosphere. कौन से gas particles? जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो तो है ही है, बट एडिशनली एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है पॉल्यूटेंट्स का। जो पॉल्यूटेंट गैसेस है, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस तो कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब करके लंबी लंबी वेवलेंथ छोड़ती है। So atmosphere, especially pollutants as well as the man-made structures, and released back in the form of longer wavelength. This longer wavelength is unable to escape the atmosphere and hence keeping the atmosphere warmer. This is called as a greenhouse effect. तो अर्थ पे इन सब स्ट्रक्चर्स की वजह से टेम्परेचर्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेम्परेचर का इंक्रीज होना, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द राइज इन टेम्परेचर, राइट, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने समझाया कि भाई सन की छोटी रेडिएशंस ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती है, रिलीज करती है लंबी रेडिएशन के रूप में। प्लांट, राइट, एनिमल्स, हम इंसान तो इतनी लंबी वेवलेंथ नहीं रिलीज करते कि वो जा ही ना पाए। हमारे द्वारा रिलीज की गई वेवलेंथ कंपैरेटिवली छोटी होती है जो एस्केप कर जाती है, पर ये आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स में से निकलने वाली लंबी वेवलेंथ एस्केप ही नहीं कर पाती है, अल्टीमेटली ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं और डे बाय डे ये इफ़ेक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। ये कुछ पॉइंट्स है ग्लोबल वार्मिंग के बेसिस पे। इन सब पॉइंट्स पे तुम 4 से 5 लाइन लिख सकते हो खुद से बनाकर, राइट। पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। हॉटर टेम्परेचर्स ऑफ द अर्थ आर इंक्रीजिंग, राइट, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ लैंड कवर, राइज इन सी लेवल, राइट, लैक ऑफ हॉटर टेम्परेचर्स की वजह से लैक ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लेस रेनफॉल, मोर सीवियर स्टॉर्म्स, जो भी बवंडर आते हैं वो ज़्यादा बड़े, ज़्यादा ताकतवर आते जा रहे हैं। इंक्रीज्ड ड्रॉट कंडीशंस, राइट, सूखा पड़ना, तो अगेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। वार्मिंग राइजिंग ओशन लेवल, तो हॉटर टेम्परेचर्स की वजह से पोलर आइस कैप मेल्ट हो रही है, राइट। पोलर आइस कैप के मेल्ट होने की वजह से जो ओशन का लेवल है वो बढ़ते जाता है। लॉस ऑफ स्पीसीज, काफ़ी सारे जीव जंतु जानवर इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को सह नहीं पाते हैं, अल्टीमेटली परमानेंटली हम उन्हें खो बैठते हैं। नॉट इनफ फूड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम हो जाती है, पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं इतने हाई टेम्परेचर्स में, अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल आउटपुट कम हो जाता है, सो खाने पीने का सामान कम। मोर हेल्थ रिस्क, हायर टेम्परेचर, स्किन बर्न्स होते हैं, राइट, दिमाग गर्म रहता है, सो काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क है। पॉल्यूशन की वजह से फेफड़ों की बीमारियां होती है। पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, लोग बेटर हैबिटाट ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि भाई गांव के लोग शहर में आ गए, शहर के लोग गांव में आ गए, ओवर क्राउडिंग होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, राइट, रास्ते छोटे पड़ने लगते हैं, जो सूएज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कम होने लगती है, तो काफ़ी सारे इश्यूज है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम फेस करते हैं। सो ये था चैप्टर नंबर 6, हीट एंड एनर्जी, राइट। फिर मिलते हैं, बाय बाय।